Hello everyone, this is Professor Pawan Shankar and I welcome you in 36th lecture of Mechanics of Material. And as in last lecture we have covered one numerical, so let us proceed for next one. Numerical number 2. Cast iron bracket subjected to bending has a cross section of I form with the unequal flanges. The dimension of section are as shown. Find the position of neutral axis and moment of inertia of the section about neutral axis. If the maximum bending moment on a section is 40 मेगान्यूटन mm, determine maximum bending stress. जैसे हमने लास्ट न्यूमेरिकल जो सॉल्व किया था वो सिमेट्रिक सेक्शन था. जैसे आप ये सेक्शन को अगर देखेंगे तो ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, एक एक्सिस से सिमेट्रिक है. तो जैसे ये गिवन जो सेक्शन है ये वाई एक्सिस से सिमेट्रिक है. ओके, कैन यू सी? अगर हमने सेक्शन को अलोंग वाई एक्सिस अगर दो पार्ट में डिवाइड किया तो सेक्शन सिमेट्रिक है, ठीक है. एक्स एक्सिस से किया तो सिमेट्रिक नहीं है. सो नोट डाउन वन थिंग कि अगर आपका सेक्शन अनइक्वल फ्लैंजेस के साथ में है, दोनों एक्सिस से सिमेट्रिक नहीं है, ओके, तो जिस एक्सिस से सिमेट्रिक है, जस्ट लाइक सेक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट दी वाई एक्सिस, ओके, हेंस ओनली वाई बार इज टू बी डिटरमाइंड. तो हमें सिर्फ वाई बार निकालना है. वाई बार क्या रहेगा? वाई बार इज जितने सेक्शन है, जैसे यहाँ पे हमने सेक्शन को डिवाइड किया सपोज अलग अलग सेक्शन में. सपोज ये आपका फिगर 1 इतना रेक्टेंगल, सपोज ये फिगर 2 इतना रेक्टेंगल, और ये ऊपर का रेक्टेंगल थर्ड. तो आपका वाई बार क्या रहेगा? ये रहेगा A1Y1 प्लस A2Y2 प्लस A3Y3 बाय A1 प्लस A2 प्लस A3. इसमें A क्या है? A1, A2, A3 स्टैंड्स फॉर एरिया ऑफ रिस्पेक्टिव शेप. जैसे हमने यहाँ पे बाउंड्री लाइंस खींच ली तो हमने पहला रेक्टेंगल बना लिया A1 जिसके डायमेंशन है 130 बाय 50. ओके, 130 इसकी विड्थ है और 50 इसकी हाइट है. A2 क्या रहेगा? 50 बाय 200, बराबर है, ये 50 और हाइट उसकी 200. और A3 क्या है? विड्थ है 200 और हाइट है 50. तो एज पर आवर रिक्वायरमेंट वी हैव मेड दिस सेक्शन. आप अपने हिसाब से भी सेक्शन बना सकते हो, बस एक्यूरेट होनी चाहिए. आपके जो अपने बाउंड्री लाइन जिस हिसाब से बनाई है वो प्रॉपरली होनी चाहिए. और Y1, Y2, Y3 क्या है? दीज आर दी डिस्टेंसेस ऑफ CG फ्रॉम दी बॉटम फेस. जैसे Y1, तो ये सपोज आपने डिसाइड किया कि बॉटम फेस से सभी शेप्स के CG निकालने हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है. तो Y1 क्या रहेगा? बॉटम फेस से पहले शेप का CG, ये डिस्टेंस, ठीक है. CG का कहाँ पे लाई करेगा? यहाँ पे. सेकंड सेक्शन का कहाँ पे करेगा? यहाँ पे. थर्ड का कहाँ पे करेगा? यहाँ पे. तो हर एक शेप का जो CG रहेगा बॉटम फेस से कितने डिस्टेंस पे है वो डिस्टेंस. ओके, सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग न्यूमेरिकल. नाउ गिवन शेप में जैसे अपर जो फ्लैंज है वो ज़्यादा है, नीचे की फ्लैंज कम है, इसलिए हमें समझ में आ गया कि एक अनइक्वल फ्लैंजेस है, मतलब शेप जो गिवन शेप है वो सिमेट्रिक नहीं है. जिस एक्सिस से वो सिमेट्रिक है वही वो बार हम निकालेंगे. जैसे गिवन शेप इज सिमेट्रिक अबाउट दी वाई एक्सिस, सो वाई बार निकालेंगे हम डायरेक्टली, वाई बार. सो वाई बार का फॉर्मूला है A1Y1 प्लस A2Y2 प्लस A3Y3. ये कहाँ तक कंटिन्यू होगा? जितने शेप आपने बनाए हैं वो. तो शेप हमने बना लिए थे सपोज पहला रेक्टेंगल, सेकंड रेक्टेंगल ये, एंड थर्ड वन इज दिस वन. ओके, और सिमेट्रिक था वाई एक्सिस से, इसीलिए हमने सिर्फ और सिर्फ वाई बार निकाला. सो वाई बार डिवाइड बाय सम ऑफ ऑल एरिया A1 प्लस A2 प्लस A3. नाउ इंडिविजुअली एरिया A1, A2, A3 निकालो, Y1, Y2, Y3 निकालो और वाई बार निकालेंगे. तो गिवन डाटा क्या है? इस अपार्ट गिवन डाटा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायरेक्टली दिया है. जैसे हम केसेस यूज़ करते थे कि अगर सिंपली सपोर्टेड है और UDL है तो वो बेंडिंग मोमेंट, ये बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पे निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली दिया है. मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट M इक्वल टू क्या है?
40 मेगा न्यूटन, सो 40 इंटू 10⁶ न्यूटन mm, वो डायरेक्टली दिया है। ओके, सो लेट अस प्रोसीड फॉर y बार। नाउ A1 क्या रहेगा, A1 देखो ये रेक्टेंगल, ओके, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या है 130 बाय 50, सो ये आया एरिया 6500 mm स्क्वायर। A2 एरिया A2 क्या है, ये A2, ओके, तो ये है 50 बाय, हाइट कितनी है 200, सो 1000 mm स्क्वायर 10,000। ओके, A3 अपर रेक्टेंगल जो दिख रहा है आपको 3, उसके डायमेंशन वो क्या है 200 बाय 50 दिख रहा है, सो 200 बाय 50, इसका भी एरिया उतना ही आएगा 10,000 mm स्क्वायर। तो आपने एरिया निकाल लिया A1, A2, A3। देखो जो एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा वो अनइक्वल फ्लेंज वाला ही आएगा, सिमेट्रिक वाला इतना सिंपल न्यूमेरिकल नहीं आता। जो न्यूमेरिकल हम अभी डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर में, अनइक्वल, आई फ्लैंज, या फिर टी सेक्शन हो गया, यू सेक्शन हो गया, सी सेक्शन हो गया, ऐसे ही न्यूमेरिकल आते हैं। तो एक भी न्यूमेरिकल आपने प्रिपेयर किया तो अकॉर्डिंगली आप सेम मेथड उस पर अप्लाई कर सकते हो। बस समझ में आना चाहिए कि हमने डिवाइड कैसे किया है, एरिया कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। सो A1, A2, A3 क्लियर है। नाउ Y1 क्या करना है, बॉटम फेस से हमने डिसाइड किया कि बॉटम फेस से सभी के CG निकालने हैं। तो बॉटम फेस से 1 का CG ये आएगा इतना हाफ, तो ये डिस्टेंस कितना है, टोटल 50 है, तो ये डिस्टेंस रहेगा आपका Y1 दैट इज 25 mm। Y2 चेक करो, Y2 सेकंड शेप का CG यहाँ पे रहेगा, ठीक है। इसके डायमेंशन है तो हाइट तो उसकी 200 है तो उसका आधा, लेकिन हमें बॉटम फेस से काउंट करना है तो ये इतना एरिया, सॉरी इतनी लेंथ, तो ये टोटल आएगा, ये हाइट टोटल आएगी, ठीक है। तो नीचे की टोटल हाइट दैट इज 50 प्लस ऊपर के रेक्टेंगल का हाफ, ये वाला हाफ इतना, ये कितना आएगा 200 बाय 2, सो 100, 200 का आधा 100, तो ये आएगा आपका 150 mm। एंड लास्टली Y3 3 सेक्शन, थर्ड रेक्टेंगल का CG यहाँ पे रहेगा कहीं तो भी, ओके, यहाँ पे रहेगा। तो बॉटम फेस से इतना डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस और बाकी पूरा का पूरा बॉटम से यहाँ तक ये वाला, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है बॉटम से 50 प्लस 200 प्लस इसका आधा 50 का आधा 25। तो सबसे पहले तो बॉटम से यहाँ तक ये डिस्टेंस है 200 प्लस 50 दैट इज 250, सो 250 प्लस इसका सेंटर डिस्टेंस है ये वाला 50 का आधा 25, तो ये आएगा आपका 275 mm। समझ में आ गया। तो हमने बॉटम फेस से सभी के CG निकाले हैं। नाउ नहीं, हमने बॉटम फेस से सभी CGO का डिस्टेंस निकाला है, बॉटम फेस से CG का डिस्टेंस रिस्पेक्टिवली 1 शेप का, 2 शेप का और 3 शेप का। हेंस लास्टली Y बार विल बी, सभी वैल्यूज़ आपके सामने हैं, A1 की वैल्यू, सभी वैल्यूज़ पुटअप करके हमें क्या निकालना है, Y बार निकालना है। सो A1 इज 6500, Y1 is 25 plus A2 is 10,000 into Y2 is 150 plus A3 is 10,000 again into Y3 is 275 divided by sum of all area 6500 plus 10,000 plus 10,000 इक्वल टू, तो Y बार आना चाहिए 166.51। समझ में आ गया। तो बॉटम फेस से जो न्यूट्रल एक्सिस आ रहा है यहाँ पे वो डिस्टेंस कितना है, दैट इज 166.51 mm।
ओके एग्जैक्टली बीच में नहीं आ रहा उसके, देखो टोटल डिस्टेंस कितना है 300, तो 150 पे नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर की जो फ्लैंज है, ऊपर का रेक्टेंगल बड़ा है, नीचे का रेक्टेंगल छोटा है, इसलिए बॉटम फेस से कंप्लीट फिगर का सीजी हमने निकाला। एक्चुअली कंप्लीट फिगर का सीजी है बॉटम फेस से 166.51, तो ऊपर का डिस्टेंस कितना हो गया? अपर फेस से टोटल फिगर का सीजी या फिर न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन कितनी आ रही है, वो आनी चाहिए टोटल माइनस 166.51, तो आएगा वो सपोज 133.49, तो आएगा 133.49 mm। ओके क्लियर? नाउ वाई बार हो गया, तो हमें ये दोनों डिस्टेंस पता होने चाहिए। जो हमने निकाला 166.51 फ्रॉम बॉटम है, ये फ्रॉम बॉटम, और 133.49 mm फ्रॉम अपर फेस। Okay, it defines the whatever the stress induced in the material or the layer will be tensile or compressive। आगे बाद में ये भी पूछेंगे कि जो स्ट्रेस आप निकाल रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे पूछेंगे डिटरमाइन मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, है ना, लिखा है डिटरमाइन मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, तो बोलेंगे कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस आप निकाल रहे हो, बेंडिंग स्ट्रेस निकाल रहे हो, वो कॉम्प्रेसिव है या टेंसाइल है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो एक्चुअली दो डिस्टेंसेस हमारे पास में, अगर ऊपर से कैलकुलेट करेंगे तो 133 है, 133, और बॉटम से करेंगे तो 166.51। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब निकालना है हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कंप्लीट फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन शेप और गिवन फिगर। सो 3 रेक्टेंगल है हमारे पास में, 1, 2 और 3, 3 रेक्टेंगल है। सो टोटल आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट फिगर के लिए विल बी I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कहाँ पे निकालना है? अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे आया था? यहाँ पे आया था। सपोज कहाँ पे? 166.51 mm पे आया था बॉटम से। ओके क्लियर? ये था Y1, देन Y2, ये जो इसका सीजी था ये Y2 था, और Y3 था ये बॉटम फेस से। ओके नाउ अब सबसे पहले तो I1 के बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये I1 क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वन शेप, दैट इज फर्स्ट रेक्टेंगल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, अबाउट सीजी हमें पता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सीजी क्या है? अबाउट सीजी क्या है? मतलब मैं शो करूंगा उसको I1 अबाउट सीजी, ठीक है। लेकिन ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेम फिगर, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रेक्टेंगल अबाउट सीजी कितना लिखते थे हम रेक्टेंगल के लिए? हमें पता है BD³/12, ठीक है। तो सीजी पे अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालेंगे तो रहेगा BD³/12। लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम ही फिगर का निकालो, लेकिन न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट निकालो। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस शेप का कितना निकलेगा? वो क्या रहता? वो रहेगा प्लस A1 H1²। ये H क्या रहेगा? A1 तो पता है हमें, एरिया है। H क्या है? H इज डिस्टेंस ऑफ CG टू द न्यूट्रल एक्सिस, मतलब ये डिस्टेंस, ये वाला, मतलब उसी फिगर का CG और कंप्लीट फिगर का CG, इन दोनों में जो डिस्टेंस रहेगा, मतलब y बार माइनस y1 रहेगा। ये इतना डिस्टेंस हमें चाहिए। ये डिस्टेंस कैसे मिलेगा? ये डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस है कंप्लीट बॉटम फेस से y बार, और ये डिस्टेंस है बॉटम फेस से उसी फिगर का CG, तो वो रहेगा आपका y बार माइनस y1, ये रहेगा आपका H। समझ में आ गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस फिगर का न्यूट्रल एक्सिस के लिए निकालो, मतलब क्या? सबसे पहले तो उसी फिगर का CG के अराउंड उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब हो गया आपका BD³/12 प्लस, और यहाँ तक पहुँचने के लिए
उसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को न्यूट्रल एक्सिस के लिए निकालने के लिए हमें क्या करना है, एरिया इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। सो एरिया इंटू डिस्टेंस क्या है, उस फिगर का सी जी और कंप्लीट फिगर का सी जी, इन दोनों का डिस्टेंस। वो डिस्टेंस कैसे मिलेगा, तो कंप्लीट फिगर का सी जी सपोज यहाँ पे है, उस रिस्पेक्टिव फिगर का सी जी यहाँ पे है, तो दोनों का डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस मतलब हो गया वाई बार, और उस फिगर का सी जी वाला डिस्टेंस हमने माइनस कर दिया y1, तो ये हो गया आपका h1 का स्क्वायर, इसलिए इसका स्क्वायर। ओके, तो इस हिसाब से हमें सभी वैल्यूज पुट अप करके I1 निकालना है, I2 निकालना है और I3 निकालना है। सो I1, हाँ, बी डी क्यूब, बी कितना है वन फिगर के लिए 130, डी कितना है 50, तो 50 क्यूब बाय 12 प्लस एरिया वन का एरिया कितना था 6500, वाई बार कितना है 166.51 हमने कैलकुलेट किया है, एंड y1 कितना था 25 का स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट का स्क्वायर है। ओके, सो I1 आएगा आपका अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन 13157186.6 mm⁻⁴। ओके, वैसे ही हमें I2 भी निकालना है, तो I2 क्या हो जाएगा बी डी क्यूब बाय 12 प्लस A2 इन वाई बार माइनस y2 स्क्वायर। ओके, सो वैल्यूज पुट अप करो और इसका आंसर निकालो। बी है सेकंड रेक्टेंगल के लिए, ओके, सेकंड रेक्टेंगल ये बी, उसकी विड्थ है 50, उसकी हाइट है 200 का क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस एरिया 2, सेकंड रेक्टेंगल का एरिया था 10,000, वाई बार था 166.51 माइनस y2 कितना था, y2 था 150, सो 150 स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, I2 मिल जाएगा, एंड दैट शुड बी 3360 5913.43 mm⁻⁴। सेम वे में हम ये भी निकालेंगे, I3 भी निकालेंगे। I3 क्या आना चाहिए, बी डी क्यूब बाय 12 प्लस A3 वाई बार माइनस y3 स्क्वायर एच स्क्वायर। ओके, बस यहाँ पे वाई बार तो 166 था, ओके, और y3 थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ब्रैकेट का स्क्वायर है, इसलिए माइनस टर्म का जो स्क्वायर रहेगा वो भी पॉजिटिव आएगा। अकॉर्डिंगली वैल्यू पुटअप करते हैं हम। बी देखो थर्ड रेक्टेंगल के लिए, ये आपका थर्ड रेक्टेंगल, बी कितना है 200, सो 200 इंटू डी कितना है थर्ड रेक्टेंगल का ओनली 50, सो 50 क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस थर्ड रेक्टेंगल का एरिया 10,000 इन ब्रैकेट वाई बार कितना है 166.51 माइनस y3 कितना था 275, है ना, छोटी टर्म में से बड़ी टर्म माइनस कर रहे हैं हम, लेकिन स्क्वायर है तो कोई इशू नहीं है, वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। तो I3 आया इस हिसाब से 84134 क्या निकाला हमने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो mm⁻⁴। सो I1 I2 I3 तीनों निकाल लिए हमने, हेंस टोटल I विल बी I1 प्लस I2 प्लस I3। इतनी लंबी प्रोसीजर क्यों अडॉप्ट की हमने, क्योंकि हमारे फ्लेंजेस अनइक्वल है और ऐसे ही न्यूमेरिकल एग्जाम में भी आते हैं, इक्वल और सिमेट्रिक शेप वाला नहीं आएगा। ओके, सो टोटल आई आपको आना चाहिए 7234 mm⁻⁴। ओके, तो ये हो गया आपका फाइनल आई, और m ऑलरेडी दिया था, m कितना दिया था 40 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm। ओके, और y आपने तो निकल लिया, y बार आपको पता ही है, y बार था 166.51
mm. नाउ प्योर बेंडिंग इक्वेशन क्या है, m बाय आई इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई। आपको क्या निकालना है, सिग्मा, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इज m बाय आई इंटू वाई इक्वल टू, तो ये आना चाहिए m की वैल्यू 14 × 10⁶, i की वैल्यू 2849072349 इंटू y कितना था 166.51, तो ये आया आपका 23.37, वेरी लेस वैल्यू 23.37 न्यूटन पर mm²। ओके, देखो अब यहाँ पे हमने जो y लिया है वो कौन सा लिया है, बॉटम फेस से 166.51। अपर फेस से अगर ये वैल्यू हम लेंगे तो सेम कैलकुलेशन, मतलब m बाय आई ये वैल्यू एज इट इज़, और y के लेंगे हम ऊपर अपर फेस से वो डिस्टेंस हमने कितना लिया था, वो था 133, सो 133.49। तो इस हिसाब से जो बेंडिंग स्ट्रेस, जो कुछ भी आपको आंसर मिलेगा वो भी एक स्ट्रेस ही है, बेंडिंग स्ट्रेस, लेकिन वो हमने कैसे लिया, अपर फेस से लिया, ये हमने निकाला है बॉटम फेस से। ठीक है, अब ये डिफरेंस क्या है, तो सपोज आपका बीम, प्लीज़ पे अटेंशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपका बीम कैंटिलीवर है, ठीक है, डेफिनेटली ऐसी लोडिंग है, तो इसका बेंडिंग कैसा होगा, ये बेंडिंग ऐसा होगा। ओके, मतलब क्या, इस बीम का जो बॉटम पोर्शन है, लोअर पोर्शन, वो इस पर कौन सा स्ट्रेस है, कॉम्प्रेसिव है। ओके, तो अगर सपोज मैं अगर बोल दूं कि ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस था कौन सा 23.37, मतलब आपने बॉटम फेस से लिया, तो अगर ये गिवन बीम अगर कैंटिलीवर बीम था, ठीक है, तो हमने बॉटम डिस्टेंस से उसको मल्टीप्लाई किया है 166.51, तो जो कुछ भी वैल्यू आएगी वो 23.37, ये आपका कॉम्प्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, तो मतलब 133.49, मतलब अपर डिस्टेंस से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे और जो कुछ भी आंसर आएगा वो कौन सा रहेगा आपका स्ट्रेस, टेंसाइल रहेगा, टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस रहेगा। ठीक है, तो अगर कैंटिलीवर बीम है और बॉटम डिस्टेंस से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो m बाय आई को, है ना, ये फॉर्मूला है ना, m बाय आई इंटू वाई, तो ये जो y आप बॉटम एंड से अगर डिस्टेंस ले रहे हो तो वो क्या रहेगा आपका कैंटिलीवर बीम के लिए। ठीक है, कैंटिलीवर बीम के लिए अगर ये डिस्टेंस अपने बॉटम फेस से लिया तो आपका जो स्ट्रेस रहेगा वो कॉम्प्रेसिव रहेगा, डायग्राम में हमको दिख रहा है। ठीक है, अगर आप अपर फेस से ले रहे हैं तो देखो जो अपर बॉडी है, अपर फेस है बीम का, वो ज़्यादा स्ट्रेच हुआ है, तो यहाँ पे रहेगा आपका टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस। गॉट इट। और अगर बीम सिंपली सपोर्टेड है, सपोज अगर सिंपली सपोर्टेड है तो लोडिंग ऐसी रहेगी, आपका बीम का बेंडिंग कैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपर फेस पे कौन सा स्ट्रेस है, कॉम्प्रेसिव है, और बॉटम फेस पे नीचे से कौन सा है, टेंसाइल है। दिख रहा है ना, जो स्ट्रेट बीम था ये ऐसा अगर बेंड हो रहा है तो अपर फेस ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है और ऊपर का फेस कॉम्प्रेस हो रहा है, इसलिए अपर फेस से अगर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे तो वहाँ पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस मिलेगा, और बॉटम फेस का जो डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टेंसाइल स्ट्रेस मिलेगा इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। लेकिन कैंटिलीवर बीम के लिए क्या है, अगर आप बॉटम फेस से मल्टीप्लाई करोगे, बॉटम फेस के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉम्प्रेसिव मिलेगा, और अपर फेस से मल्टीप्लाई करोगे तो टेंसाइल मिलेगा। ठीक है, इक्वलेंट सॉरी अपोजिट है, दोनों केसेस अपोजिट है, सिंपली सपोर्टेड में ऐसा है और कैंटिलीवर बीम में ये स्ट्रक्चर है। इस क्वेश्चन में हमें जो स्ट्रेस था वो कॉम्प्रेसिव है या फिर टेंसाइल है ये हमें फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोला है, मतलब हमारा आंसर यही पे खत्म हुआ था कि सिग्मा क्या है आपका 23.37 न्यूटन पर mm², तो बेंडिंग स्ट्रेस आ गया। तो बेंडिंग स्ट्रेस की दूसरी भी वैल्यू निकलेगी अगर आप दूसरे डिस्टेंस से उसको मल्टीप्लाई करोगे तो। ओके, तो एक अगर ये कॉम्प्रेसिव हुआ तो दूसरा टेंसाइल होगा। गॉट इट, समझ में आ गया। अगेन देयर इज वन मोर न्यूमेरिकल फॉर द यूनिट, वो न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और वहाँ पे हमारा यूनिट खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू।